सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर विभिन्न अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर कक्षा 10वीं का अध्याय 1 है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत संसाधन एवं विकास। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को आज समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है, संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। इसका उत्तर है भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें। दूसरा है विकास की अंधाधुंध दौड़ से बचा जाए। दूसरा प्रश्न है भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण। तो पहला कारण है वनों का अत्यधिक विनाश और दूसरा कारण है अत्यधिक खनन कार्य होना। तीसरा प्रश्न है भूमि निम्नीकरण के कोई 2 उपाय लिखिए। वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंध करना, पशुचारण पर नियंत्रण करना। चौथा प्रश्न है मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो पहला उपाय है पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना, वृक्षारोपण करना तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखना। और पांचवा प्रश्न है काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है कपास की कृषि के लिए ये मिट्टी उपयुक्त होती है और दूसरी विशेषता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना के तत्व इसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है लेटेराइट मृदा के कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है और दूसरी विशेषता है यह मृदा अधिक तापमान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। अगला 7वां प्रश्न है संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए। पहली समस्या प्राकृतिक संतुलन की हानि होना और दूसरी समस्या है संसाधनों के अतिदोहन से जल संकट उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है सतत पोषणी विकास से क्या आशय है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। बहते हुए जल, पवन व हिमानी द्वारा मृदा के कटाव एवं उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। समोच्च जुताई किसे कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। अगला प्रश्न है संसाधन से क्या आशय है। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है वो संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा और वन्य जीवन ऊर्जा। दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है लेटेराइट मृदा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। दूसरी विशेषता है अधिक तापमान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। तीसरी विशेषता है अधिक वर्षा से निक्षालन का परिणाम है, ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में यह पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 मरुस्थलीय मृदा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है मृदा का रंग लाल भूरा होता है, यह रेतीली और लवणीय मृदा होती हैं। तीसरी विशेषता है शुष्क जलवायु के कारण जल वाष्पन की क्रिया अधिक होती है और चौथी विशेषता है राजस्थान के पश्चिमी भागों में यह मृदा अधिक पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता यह सबसे अधिक उपजाऊ और अधिक विस्तार वाली है। यह मृदा देश के उत्तरी मैदानों तथा तटीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। इस मृदा में पेड़ पौधों का गला सड़ा अंश ह्यूमस काफ़ी मात्रा में मिलता है और चूना का अंश भी जलोढ़ मृदा में काफ़ी मिलता है। पुरानी जलोढ़ मृदा से बने क्षेत्र को बांगर तथा नई जलोढ़ मृदा से बने क्षेत्र को खादर कहते हैं। अगला है एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। एजेंडा 21 यह घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में
राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य। पहला उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। दूसरा है, यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, निर्धनता और रोगों से निपटना है। तीसरी है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय और अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार रखें। अगला प्रश्न है, बांगर और खादर में कोई 4 अंतर लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांगर का देख लेते हैं। बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं पहुँच पाता। इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है और यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है। इसमें कहीं कहीं अम्लीयता पाई जाती है जिससे उसमें कृषि नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं खादर भूमि की। खादर भूमि में नवीन तलछट द्वारा निर्मित भूभाग को खादर कहते हैं। यहाँ जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल पहुँचता है। यहाँ जलोढ़ मृदा होने के कारण यह बहुत ही उपजाऊ भूभाग है। और चौथा है, तलछट का जमाव सब जगह एक सा नहीं मिलता है, अतः इस मैदान में कई भौतिक लक्षण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, उस चट्टान का नाम लिखिए जिसमें काली मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा की विशेषताएं भी लिखिए। काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के समय धरातल पर फैले लावा के ठंडा होने तथा उसके अपक्षय से होता है। लावा प्रवाह का मुख्य उदाहरण बेसाल्ट है। काली मृदा की विशेषताएं। अब काली मृदा की पहली विशेषता है, काली मृदा बहुत ही महीन कणों वाली चिका मृदा है। इसमें पानी पड़ने पर यह चिपचिपी होती है, सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती हैं। इसमें लौहांश अधिक मात्रा में होता है, मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। इसमें नमी काफ़ी समय तक बनाए रखने की क्षमता के कारण सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। यह मृदा कपास के लिए उत्तम है, अतः इसे कपास की काली मृदा भी कहते हैं। इसका स्थानीय नाम रेगूर मृदा है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। पहला है, व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। गाँव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के स्वामी होते हैं। उदाहरण, बाग, चारागाह, तालाब, कुओं का जल आदि। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। तीसरा है, राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। सारे खनिज, जल संसाधन, वन्य संसाधन, वन और वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र, भूसागरीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, संसाधनों को विकास के आधार पर 4 वर्गों में बांटिए। प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। पहला है, संभावी संसाधन। ये संसाधन विद्यमान है लेकिन अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। बात करते हैं, सही ढंग से उपयोग न किया जाना। दूसरा है, विकसित संसाधन, जिनका सर्वेक्षण एवं गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित हो चुकी है, विकास प्रौद्योगिकी तथा उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर है। तीसरा है, भंडार, पर्यावरण के उपलब्ध पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुँच से बाहर हैं। अब उदाहरण की बात करें तो जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन सकता है, लेकिन इसे पानी में परिणत कर ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने की तकनीक हमारे पास अभी नहीं है। संचित कोश भंडार का अंग उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाना संभव, भविष्य में प्रयोग में लाना संभव है। उदाहरण, जल विद्युत का प्रयोग सीमित है। बांधों में जल संचित कोश है, इसका प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है। अगला प्रश्न 21वां, मृदा अपरदन के कारण लिखिए। मृदा अपरदन के कारण निम्नलिखित है। पहला है, वनों का विनाश। कृषि के लिए भूमि का विस्तार करने तथा जलाने व इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले कई वर्षों से वनों का विनाश हो रहा है। फलतः पानी को नियंत्रित करने को शक्ति घटी है और भूमि का कटाव बढ़ गया है। दूसरा है, अत्यधिक पशुचारण। पशुचारण नियंत्रण न रखने से भी जंगलों की घास काट ली जाती हैं अथवा जानवरों द्वारा चर ली जाती हैं। इससे भूमि की ऊपरी परत हट जाती है और भूमि का कटाव होने लगता है। तीसरा है, आदिवासियों द्वारा जूमिंग कृषि करना।
हमारे देश में अनेक स्थानों पर आदिवासी जंगलों को गरी साफ करके खेती करते हैं, फिर उस भूमि को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, जिससे पहले वाली भूमि पर कटाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न बिंदु है भारी वर्षा। मिट्टी का कटाव भारी वर्षा। अगला बिंदु है भारी वर्षा। मिट्टी का कटाव भारी वर्षा से होता है क्योंकि मिट्टी कटकर बह जाती है। वास्तव में पानी से होने वाला कटाव 3 तरह से होता है। पहला परत का कटाव, फिर नाली का कटाव, फिर अंत में बाढ़ का कटाव। अगला प्रश्न है मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। मृदा के क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास तथा उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्वकाट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इस प्रकार मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। पहला बिंदु है ऊपरी परत को ऊपरी मृदा। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थों का पाया जाना है। दूसरा है दूसरी परत को उपमृदा। दूसरी परत में उपमृदा होती है जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत को अपक्षयित मृदा, चट्टानी पदार्थ, परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ और चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं। अब लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे प्रकार के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। संसाधन नियोजन के निम्नलिखित सोपान हैं। पहला बिंदु, राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना। दूसरा है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। तो साथियों, ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।